नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जनपद के जिला चिकित्सालय में बाहर से आए मरीजों ने जमकर हंगामा काटा। ओपीडी डॉक्टर नदारद रहे और जो पेशेंट 8 बजे से लाइन में लगकर बैठे थे, उनके सब्र का बांध टूटा और वे हंगामा करने बैठ गए। काफी इंतजार के बाद भी जब ओपीडी में डॉक्टर नहीं पहुंचे तो मरीज व उनके साथ आए तीमारदारों ने कड़ी नाराजगी जताई। कोई गोंडा से तो कोई बस्ती से तो कोई अयोध्या के अन्य सर्किल से जिला चिकित्सालय आया था। पर्ची बनवाकर डॉक्टरों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ओपीडी में डॉक्टर नहीं पहुंचे और मरीजों के सब्र का बांध टूट गया और वो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं इस मामले पर जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की भारी कमी है, जिसके चलते डॉक्टर समय से ओपीडी में नहीं बैठ पाते हैं। हमारे यहाँ कुल 46 डॉक्टरों का पद है इस मंडलीय जिला अस्पताल में, जिसमें 212 बेड है और उसके अगेंस्ट सिर्फ 22 डॉक्टर हमारे यहाँ कार्यरत हैं। तो कई विभाग हैं जिससे हमारे यहाँ कई ऐसे विभाग हैं जिसमें एक भी डॉक्टर नहीं है, कई ऐसे विभाग हैं जिसमें 2-2, 3-3, 4-4 डॉक्टरों का पद है और एक ही डॉक्टर है। जैसे फिजिशियन हमारे यहाँ बहुत कम है, एक फिजिशियन है। हमारे यहाँ जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं वो सिर्फ एक हैं, हमारे रेडियोलॉजिस्ट सिर्फ एक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे किसी को कोई काम पड़ गया या रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनकी मेडिको लीगल ड्यूटी बहुत लगती रहती है। जो उन्होंने एक्सरे किए हैं उसके लिए माननीय न्यायालय से उनको अक्सर सम्मान आता रहता है। तो अगर किसी दिन वो चले गए तो हमारे यहाँ फिर उस दिन वो काम बाधित हो जाता है। और वही रेडियोलॉजिस्ट हमारे यहाँ महिला अस्पताल में, चूँकि एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, इसलिए वहाँ के भी मरीज हमारे यहाँ आते हैं। और जैसे ये एनेस्थीसिया वाले हैं, वो अगर किसी काम से छुट्टी ले लिए, जैसे इस समय वहाँ जो छुट्टी पे है उनका एक बहुत गंभीर ऑपरेशन है, वो लखनऊ में हो रहा है, तो उस वजह से आज हमारे यहाँ कोई मेजर सर्जरी नहीं हो सकती। सभी क्या दिन से नहीं, आज ही तक थे वो। नहीं, बीच में कभी उनकी वापस आ गए। उन्होंने 13 दिन के लिए छुट्टी ली थी मुझसे, लेकिन हम लोगों ने उनको फ़ोन किया बीच में, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा छोटा भाई सब कर रहा है काम उनका, तो वो वापस आ गए। अच्छा किया, सिंसियर। दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन चलाए जाने की योजना बनाई जा रही है। बुलेट ट्रेन अयोध्या से होकर जाएगी। अयोध्या से दिल्ली की दूरी करीब 700 किलोमीटर है। अभी दिल्ली से अयोध्या रेलवे ट्रेन से आने में करीब 10 घंटे लग जाते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन से ये दूरी महज 2.5 घंटे से कम समय में तय की जा सकेगी। अयोध्या से अगर बुलेट ट्रेन को जोड़ा जाता है तो मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या के विकास में 4 चांद लग जाएगा। अयोध्या में मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में भारी बढ़ोतरी होने वाली है। वैसे में अयोध्या को बुलेट ट्रेन से जोड़ना एक बड़ा कदम है। अयोध्या के लोगों का कहना है कि अगर अयोध्या में बुलेट ट्रेन आती है तो अयोध्या का विकास और तेजी से हो सकेगा। निवेशकों का भरोसा बढ़ने के साथ अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे अयोध्या में धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। अयोध्या में वैदिक सिटी का निर्माण किया जाना है। ऐसे में अगर बुलेट ट्रेन से इसे जोड़ दिया जाता है तो ये सोने पे सुहागा होगा। विशेषकर जो तीर्थ स्थानों पर जो यात्री जाते हैं, जिसे हम तीर्थ यात्री कहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विशेषकर हम काशी, मथुरा, अयोध्या और प्रयाग, इन 4 जगह के दर्शन कर लें और स्नान कर लें। सरयू स्नान, त्रिवेणी का स्नान, जमुना का स्नान, गंगा का स्नान, ये हो जाएगा। जब वो मथुरा में जाएंगे जमुना का स्नान हो जाएगा, अयोध्या आएंगे सरयू का स्नान हो जाएगा, काशी जाएंगे गंगा का स्नान हो जाएगा, और जब चले जाएंगे वहाँ प्रयागराज तो वहाँ पर वो त्रिवेणी का स्नान हो जाएगा। इसलिए यह धर्म नगरियों को जोड़ने के लिए जो बुलेट ट्रेन चली है वो बहुत अच्छी है और यात्रियों के लिए, विशेषकर तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत ही सुगमता से, सरलता से वो पहुंच जाएंगे। और यह जो विचार आया है इन तीर्थ स्थानों को बुलेट से जोड़ने के लिए, इसके लिए हम
सरकार को, रेलवे विभाग को भी, और साथ साथ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकार के विचार जो आए हैं वो हमारे धार्मिक नगरियों को जोड़ने के लिए और धर्म के स्वरूप को व्यवस्थित करने के लिए बहुत अच्छी बात है। तो सुगमता से तीर्थयात्री आएंगे और अपना स्नान ध्यान और अपना पूजा करके सभी स्थानों में जल्दी से पहुंच जाएंगे और वापस हो जाएंगे। पहले बहुत परेशानी होती थी, कहाँ बदलने, काशी जाने के लिए, मथुरा जाने के लिए, प्रयाग जाने, अयोध्या जाने के लिए कई परेशानियां होती थी। वो सारी परेशानियों को केंद्र सरकार ने दूर कर दिया। इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद। अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय का कहना है कि यदि दिल्ली से वाराणसी के बीच में बुलेट ट्रेन अयोध्या रुकेगी तो अयोध्या का पर्यटन विकास होगा और लोगों को कम समय में अयोध्या पहुंचने का मौका मिलेगा। ये तो बहुत ही स्वागत योग्य है और मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, ये अयोध्या विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरी बनने जा रही है, तो जन सुविधा से जुड़े जितने भी काम हैं वो अयोध्या में अवश्य होंगे। बुलेट जो स्पीड गाड़ी है, जो ट्रेन है, उसकी क्या लाभ मिलेगा, अयोध्या को क्या लाभ मिलेगा? मैंने आप बताया कि विश्व भर से लोग, देश भर से लोग अयोध्या आते हैं, तो बुलेट ट्रेन हो, स्पीड ट्रेन हो, हवाई जहाज़ हो, इलेक्ट्रिक वाहन हो, माने जितनी भी सुविधाएं अयोध्या को मिल सकती है, इस देश के गौरव माननीय मोदी जी और इस प्रदेश के गौरव माननीय योगी जी इसको करने वाले। राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास ने भी बुलेट ट्रेन के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि अयोध्या के पर्यटन के विकास के लिए बुलेट ट्रेन मील का पत्थर साबित होगी। तो जैसे राम जी के ज़माने में भरत जी जब थे तो हनुमान जी जीवन बूटी ले जा रहे थे, तो जहाँ फैजाबाद में जो नाका हनुमानगढ़ी वहाँ गिर गए थे, लेकिन भरत जी देखिए तुरंत आवाज़ दिए, तुरंत वहाँ पहुँच गए। तो ये सौभाग्य है कि सरकार वही काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए स्वागत ही है। ऐसे करने से जो विदेश वाले आएंगे, जिनके ज़्यादा समय नहीं रहता है, वो जहाँ 12-15 घंटे की ज़रूरत है वहाँ 2-3 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो जो राम जी से प्रेम बन रहा है वो जल्दी से जल्दी उन लोगों को सफलता मिले ही। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के लिए नींव की डिजाइन को फाइनल करने के लिए दिल्ली में एक अहम बैठक। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन पूर्व IAS अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा को नींव की फाइनल डिजाइन ITI के विशेषज्ञ अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप सकते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय मुंबई से दिल्ली पहुंच गए हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय व्यवस्थापक श्री प्रकाश गुप्ता का कहना है कि 1200 से अधिक पाइल्स बनने हैं, जिसके डिजाइन तैयार हो गई है। नींव के रूप में जमीन के अंदर बनने वाले 1200 खंभों पर ही राम मंदिर बनेगा। इसके लिए खंभों का मजबूत होना जरूरी है। न्यू की डिज़ाइन तो मोस्ट पहले से तय है, पाइल्स बनने हैं 1200 होनी है, उसके बाद में फिर उस पर ढांचा खड़ा होगा। तो लेकिन अभी उसकी मजबूती के लिए न्यू की वो विचार चल रहा है और उसके लिए बराबर बैठक हो रही है और उसके लिए एक एक्सपर्टों की एक कमेटी बना दी गई है, जो कि आप लोगों ने उसको अखबारों में देखा भी होगा। अब वो कमेटी और बाकी प्रमुख लोग बैठ करके कल बैठक में हो सकता है निर्णय ले लें कि हम पाइल्स में कितना नीचे उसको ले जाना है और कैसे उसकी मजबूती हो, जिससे कि हमारा 1000 वर्ष का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो। किसान पंचायत के आयोजन में शामिल होने आए यूपी के भाजपा प्रभारी व पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने श्री राम लला का दर्शन कर विकास के कार्यों का जायजा लेते हुए जनप्रतिनिधियों से राय भी मांगी। कृषि बिल के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन को भाजपा के नेता किसानों के बीच पंचायत के माध्यम से रोक का प्रयास कर रही है, जिसको लेकर पूर्व कृषि मंत्री व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह अयोध्या पहुंचे, जहां किसानों के बीच सरकार की योजना को रखा। वहीं दूसरे दिन
अयोध्या में रामलला का दर्शन पूजन कर राम की पैड़ी, भजन संध्या स्थल, बस स्टेशन व रेलवे स्टेशन के विकास का जायजा भी लिया। बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कहा कि गत वर्षों में योगी सरकार का कार्य बेमिसाल है। तेजी से उत्तर प्रदेश के साथ देश प्रगति कर रहा है। अयोध्या अगले 15 वर्षों के अंदर में दुनिया का सबसे बड़ा महानगर बनने वाली है। अयोध्या के विकास का श्रेय पीएम मोदी को है। इस मौके पर अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, मिल्कीपुर विधायक बाबा गोरखनाथ, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा आदि मौजूद रहे। और यूपी के अंदर पिछले कुछ वर्षों में योगी सरकार ने जो कुछ किया है ये बेमिसाल है। जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश और पूरा देश आगे बढ़ रहा है और जिस अयोध्या के अंदर हम खड़े हैं, कल हमारी किसान रैली थी और बड़ी संख्या में किसान भी आए थे। ये अयोध्या भी अगले 15 वर्षों के अंदर देखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा महानगर बनने वाला है, तीर्थधाम बनने वाला है और निश्चित रूप से इसका श्रेय योगी जी और मोदी जी को जाता है। मोदी जी स्वयं इसका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और जहाँ तक देश के किसान और आम आदमी का सवाल है तो 6 वर्षों के अंदर मोदी सरकार गांव गरीब किसानों के लिए समर्पित रही है। और किसान, आप समझ सकते हैं कि किसान सम्मान निधि एक ऐसी दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जिसके तहत 10 करोड़ परिवारों को अभी तक 1 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने उनके खाते में भिजवाया। तो इस प्रकार से गांव गरीब विकास की जितनी योजनाएं उसी समय प्रारंभ हुई जब एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है। और हमारे देश के किसानों का भरोसा है प्रधानमंत्री पर और नरेंद्र मोदी के रहते हुए किसान के हित के खिलाफ दुनिया की कोई ताकत, कोई। सीआरपीएफ देश की सबसे अनुशासित संस्था है। यह उद्बोधन सीआरपीएफ की 63वीं बटालियन के अंतर्वाहिनी कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मैच के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कमांडेंट छोटेलाल ने व्यक्त करते हुए कहा कि आज पूरा देश फिट इंडिया के तहत खेल का आयोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हम फिट रहेंगे तभी देश की सेवा कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि अपने आप को, परिवार को, समाज को और देश को स्वस्थ रखने के लिए जागरूक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि योगा, खेल, दौड़ आदि के माध्यम से देश को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। 63वीं बटालियन के जवानों ने 6 टीम बनाकर कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें ABCDEFG ग्रुप के जवानों ने अपने अपने हुनर दिखाए। फाइनल मैच में डेल्टा और गोल्फ टीम की भिड़ंत हुई, जिसमें विजेता टीम ने 35 अंक अर्जित किए, जबकि उप विजेता की टीम यानी डी को मात्र 30 अंक प्राप्त हुए। विगत 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। इस अवसर पर कमांडेंट छोटेलाल ने बताया कि इस अभियान का मकसद लोगों को फिट रखना और जागरूक करना है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनीता यादव, द्वितीय कमांडेंट राजा रमन सरकार, अशोक कुमार, सील सहायक कमांडेंट रामनिवास चौहान, राज बहादुर सिंह, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों सहित आसपास के नागरिक भी मौजूद थे। खेलों का आयोजन का लक्ष्य प्रतियोगिता नहीं बल्कि प्रयत्न है। इसमें राष्ट्र के चौमुखी विकास के लिए स्वयं को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से स्वस्थ रखना है। इस अवसर पर कमांडेंट छोटेलाल ने प्रतिभागियों को पुरस्कार भी वितरित किया। हम सबको पता है कि पहले हम लोग साइकिल रैली का आयोजन किए थे। फिट इंडिया अभियान चल रहा है। फिट इंडिया सब पूरी फोर्स में पूरा देश मना रहा है और उसी के तहत हम लोग आज बटालियन में इंटर कंपनी कबड्डी टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया था उसका समापन था। एक बटालियन में कुल 7 टीमें होती हैं, तो उसमें हमारी जो गोल्फ कंपनी है वो आज विजेता रही है और डेल्टा कंपनी उप विजेता रही है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत हम लोग ढेर सारे फिजिकल एक्टिविटी का आयोजन करते हैं, जिसमें आगे आने वाले दिनों में और सब जो खेल हैं उसका आयोजन किया जाएगा। आज कबड्डी के खेल से इसका शुभारंभ किया गया था। आगे 12 सितंबर को रूरू खास बीकापुर के रहने वाले रमेश निषाद अपने खेतों में सिंचाई के निमित्त करंट की चपेट में आने से काल के गाल में समा गई थी।
रमेश की पत्नी का निधन 2 वर्ष पूर्व हो चुका था। ऐसे में रमेश के पीछे उसके 2 मासूम बच्चे अनाथ और बेसहारा हो गए। ग्रामीणों के विरोध पर एसडीएम बीकापुर द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया था कि निराश्रित बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी प्रशासन उठाएगा। करीब 2 महीना बीत जाने के बाद जब प्रशासन की तरफ से बेसहारा बच्चों के निमित्त किसी प्रकार की कोई मदद नहीं पहुंचाई गई तो थक हार करके गांव के ही महेश निषाद द्वारा बच्चों को लेकर बीते मंगलवार को समाधान दिवस की अध्यक्षता कर रहे डीएम से फरियाद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। 3 अनाथ बच्चों की दीनहीन दशा देखने के बाद डीएम ने मातहतों को कड़ी फटकार लगाई तो पता चला कि किसान दुर्घटना बीमा का क्लेम प्रक्रिया में है। ऐसे में तहसील दिवस के दौरान घोर उदासीनता से कुपित डीएम ने तत्काल निराश्रित बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी संबंधित विभाग के कर्मचारियों को सौंपने का निर्देश दे दिया। साहब इनके महतारी बाप ना है, बिजली से एक्सपायर हो गया है। अभी 3 महीना हो गया दौड़ कौनो लाभ ना मिला बच्चन का। हाँ, डीएम साहब बोले रहे कृषि पट्टा दिएगा, डीएम साहब बोले रहे कृषि 2000 बच्चन का, और जो कृषि दुर्घटना बीमा बाबू होना है बाबा फाइल सालों मैडम लगे पड़ी है। बिजली वाले से कुछ नहीं हुए, बोले थे बिजली विभाग से मिलेगा, वो भी नहीं मिला है। तो अब आज डीएम साहब से आपने मिले, क्या हुआ? डीएम साहब बोले कि पेंशन आ गई है, जाके खाता चेक करो, और बोले कृषि पट्टा डीएम साहब बोले मैं कर दूंगा। उसके बाद बोले वो भी कृषि दुर्घटना वाला वो भी करा दूंगा। बिजली वाला कुछ बोले नहीं है, उसका भी लिख के दिए डीएम साहब। क्या नाम है दोनों बच्चों का? बच्चे का सचिन, रुचि और वंशिका। दैनिक वेतनभोगी श्रमिक संगठन अयोध्या मजदूरों को श्रमिक कार्ड के बारे में और सदस्यता के बारे में जानकारी देते हुए सरकारी सुविधाओं की भी उन्हें जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक करने का पूरा प्रयास कर रहा है। संगठन के मंत्री आदित्य शुक्ला और शुभम दुबे के अलावा उनके अन्य सहयोगी इन दिनों जगह जगह पर मजदूरों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई जाए और उनकी समस्याएं सुन करके उनका समाधान किया जाए और सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में उन्हें जानकारी दी जाए। अयोध्या जिले के कुमारगंज के गांव पूरे बजनू में श्रमिकों से बात करते हुए आदित्य शुक्ला मंत्री दैनिक वेतनभोगी संगठन ने श्रम कार्ड के बारे में उन्हें जानकारी दी और श्रमिक संगठन के द्वारा किए जा रहे प्रयासों से भी उन्हें अवगत कराया। बता दें कि दैनिक वेतनभोगी श्रमिक संगठन इन दिनों फैजाबाद अयोध्या में सक्रिय है और पूरे जिले में श्रमिकों को श्रम कार्ड के बारे में जहां जानकारी दे रहा है वहीं उनको सरकार के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के असरेवा गांव में 2 पटीदारों के झगड़े में कूदे करीब 8 दबंगों को कोतवाली में सीनाजोरी करना महंगा पड़ गया। पुलिस कैंपस में ही दबंगई दिखाते हुए 8 युवकों ने आपस में तू-तू मैं-मैं की और इसके बाद हाथापाई शुरू कर दी। पुलिस के आगे ही इस दुस्साहसत भरी वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आई और दोनों पक्षों के 4 युवकों को चटपट हिरासत में लिया और उनकी खातिरदारी कर दी। मामला असरेवा गांव का है जहां पटीदारी में जमीनी विवाद को लेकर के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे। फिलहाल पुलिस ने 8 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव है जहां पे कल एक रात में झगड़ा हुआ था, फिर आज सुबह भी झगड़ा हुआ। इस संबंध में हीरावती के द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया है जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार करके उनको वैधानिक कार्रवाई की गई, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और इन लोगों को काफ़ी सर फटे हैं और इसमें मुकदमा अपराध संख्या 824/20 और धारा 308 IPC इत्यादि की कार्रवाई की गई है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।